अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही एक मुकदमा समाअत का मुंतज़िर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर चुकी है। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि उन्हें नाअहल करके सियासत से बाहर करने की साजिश की जा रही है। और अब जैसे जैसे इमरान खान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं तो तहरीक इंसाफ -1 का बयानिया लेकर सामने आ गई है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात की इल्तवा को भी इसी बयानी से जोड़ रही है। 2017 में नून लीग -1 की बात करती थी, आज तहरीक इंसाफ कर रही है। आज इमरान खान ने ट्विटर के जरिए ऐलान किया है कि गुजरावाला में कल हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले का आखिरी इज्तिमा होगा। इस जलसे में मैं अपने अहम तरीन अगले मरहले का ऐलान करूंगा। इम्पोर्टेड सरकार और उसके सरपरस्त इस हकीकत पर कि कौम निहायत साबित कदमी से तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, बौखलाहट का शिकार हैं और मायूस कुन अंदाज में -1 की जानिब बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात इसलिए मुलतवी करवाए ताकि मुझे नाअहल करवा के आम इंतखाबात करवा दे। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं एक कॉल दूंगा और सबके हाथ से खेल निकल जाएगा। मुझे वो अदालत से फैसला आया ना कि मेरे ऊपर कुछ होने लगा है, इन्होंने ये अब समझा कि अब ये डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है। अब अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता तो इन्होंने कहा कि हम क्यों ना इंतजार करें जब ये डिस्क्वालीफाई हो जाए और फिर जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें। क्योंकि मुझे डिस्क्वालीफाई करवा के जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दें, समझेंगे कि हमारी पार्टी तो उस पर गिर जाएगी। इसलिए इन्होंने इलेक्शन पीछे करे क्योंकि इनको शर्मिंदगी उठानी चाहिए। चुन के इन्होंने नाम बाई इलेक्शन करवाने थे जिस पर सब पे मैं खड़ा हो गया। अब ये डरे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों चांस लें, वो हार जाएंगे, तो इसको डिस्क्वालीफाई करवा के फिर जनरल इलेक्शन करवाएं। एक कॉल मैंने देनी है, एक कॉल। जो आज कौम तैयार है, ऐसा लावा पका हुआ है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो फैसले करते हैं, जो ताकत में है, मैं उनको मैसेज देता हूँ, जो हालात जा रहे हैं सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। मिस्टर एक्स और वाई ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत कराई जाए। मुझे कह रहे हैं जी सियासत ना करो जी, फ्लड वाला सोचो। फ्लड का भी हम सोच रहे हैं, लेकिन खुद बजाय सोचने के मुल्क कितनी मुश्किलों में है, बस किसी तरह गवर्नमेंट करा दी जाए। तो बात करने के लिए सीनियर साहब तजुर्बेकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब पूरी अपनी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी दी है खान साहब ने कि मुझे नाअहल कराकर फौरी इलेक्शन कराने का प्लान है, इसीलिए जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे उनको भी मुलतवी किया गया है और ये पूरा -1 का एक प्लान है। साहब आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पकड़ा है, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि -1 की बात भी की उन्होंने और कहा कि इस्लामाबाद में कुछ ना कुछ पकड़ा है। शाहजेब साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि ज़रा याद करें कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और आप मुझसे पूछते थे कि क्या वाकई इमरान खान साहब को किसी से ख़तरा है, तो मैंने एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं बार बार आपसे एक ही बात कही थी कि इमरान खान साहब को कहीं से कोई ख़तरा नहीं है, उनको अपनी अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। अगर उनको ख़तरा है तो अपने आप से ख़तरा है। वो नहीं मानते थे, उनके मिनिस्टर नहीं मानते थे, वो कहते थे कि नहीं हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, हमारी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर आपने देखा कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, उसके बावजूद वो कहते थे कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, उनकी हुकूमत चली गई। अब उसके बाद इमरान खान साहब जो है, उनकी हुकूमत जब चली गई तो उन पर बहुत से मुकदमात हुए और अभी रिसेंट पास्ट में जब उन पर तोशाखाना केस भी शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई और फिर ये तौहीन अदालत वाला मामला भी हो गया, तो आपको याद होगा कि आपको भी बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा, मुझे भी कहा और भी लोगों को कहा कि इमरान खान साहब को असल ख़तरा ना तोशाखाना केस से है, ना इलेक्शन कमीशन वाले मामले से है, ना फ़ॉरेन फंडिंग से है। उनको ख़तरा है तो तौहीन अदालत के मामले से है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने भी उनको ये गुजारिश की थी। अब आप देखें कि खान साहब जो हैं उनको बार बार अदालत मौका दे रही है, बार बार अदालत उनको कह रही है कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें और वो माफ़ी नहीं मांग रहे। तो उनका वही माइंड सेट है। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनको यकीन था कि मेरी हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। अब उनको यकीन था कि मैं माफ़ी ना भी मांगूँ तो मैं इतना पॉपुलर हूँ कि ये अदालत जो है इसकी इतनी जुर्रत नहीं होगी कि मेरे पे फ़र्द जुर्म आयद करेगी। अब उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। फ़र्द जुर्म जब आयद हो गई है तो उनको ख्याल आया कि ओहो ये तो मुझे डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं, और अब वो कह रहे हैं जनाब कि मैं एक कॉल दूंगा और फिर सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनकी हैट्रिक होने वाली है। पहले वो जब हुकूमत में थे तो वो कहते थे हुकूमत नहीं जाएगी, फिर वो जब उन पे मुकदमात हो गए तो उनका ख्याल था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब वो कहते हैं मैं कॉल दूंगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ वो कॉल भी दे के देख लें, कुछ भी नहीं बदलेगा। उसकी वजह यह है
कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी तारीख के सबसे बड़े डिज़ास्टर का, सबसे बड़ी मौसमी आफत का सामना है। पाकिस्तान के चारों सूबे जो हैं इस मौसमी आफत में फंसे हुए हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो कॉल दे के देख लें, उनको मौका दिया अदालत ने। अगर वो समझते हैं कि -1 होने वाला है तो वो -1 का जो अगर कॉन्स्पिरेसी है तो उसको नाकाम बना देते, माफ़ी मांग लेते। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो अब माफ़ी मांग लें तो हो सकता है कि -1 की जो कॉन्स्पिरेसी है, सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी, वो नाकाम हो जाए। अभी भी उनके पास चांस है, क्योंकि जब ये फ़र्द जुर्म आयद होगी और कार्रवाई शुरू होगी तो अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हो सकता है, कुड भी, पॉसिबिलिटी है कि उनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन अगर वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं और वो समझते हैं कि एक तरफ रूल ऑफ लॉ है और दूसरी तरफ उनकी पॉपुलैरिटी है, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जो अदारे हैं और उसमें अदलिया भी शामिल है, तो उसने तो रूल ऑफ लॉ कायम करना है ना, तो उसको तो उनकी पॉपुलैरिटी से कोई गर्ज नहीं है। और आमिर मीर साहब, जो ये पूरी थियरी उन्होंने दी है -1 की, उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो कंटेम्प्ट का मामला है, वो मुझे टेक्निकल नॉकआउट करना कंटेम्प्ट के थ्रू, ये भी, और फिर पंजाब हुकूमत के ऊपर वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बात कर रहे हैं। पिछली तकरीर में उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर गिर नहीं सकती है कोई भी हुकूमत, तो नून लीग कहती थी एतमाद नहीं हो सकता। तो वो बाकायदा तौर पर इम्प्लाई कर रहे हैं कि सब उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं, चाहे वो अदालत हो चाहे एस्टैब्लिशमेंट। आपको लग रहा है कि कुछ पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी ऐसा हो रहा है जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है, अदालत का नाम लिए बगैर एक दफ़ा फिर वो अदालत की तरफ उंगली उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक दफ़ा फिर वो इनडायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है और वो हैंडलर्स का नाम लेते हैं, तो जब वो हैंडलर्स का नाम लेते हैं, पहले वो न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अब उन्होंने एक नया लफ्ज़ ईजाद किया है, हैंडलर्स। तो इशारा उनका किस तरफ है? क्या उनका इशारा उस तरफ है जिस तरफ परवेज़ लाई साहब जो हैं वो नाम लेके तारीफ़ें कर रहे हैं? लाहौर में जामिया अशरफिया में जो परवेज़ लाई साहब ने तारीफ़ की, किसकी तारीफ़ की? आपको तो पता ही है किसकी तारीफ़ की। तो इमरान खान साहब तो उन्हीं को न्यूट्रल भी कहते हैं और उन्हीं को हैंडलर भी कहते हैं। तो अगर कोई साजिश हो रही है तो इमरान खान साहब को फिर परवेज़ लाई साहब से भी पूछना चाहिए कि परवेज़ लाई साहब, मैं जिनको न्यूट्रल कहता हूँ, मैं जिनको हैंडलर कहता हूँ, तो आप उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं जामिया अशरफिया में जाके। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है तो फिर जो परवेज़ लाई साहब कह रहे हैं वो क्या है? तो ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि अगर साजिश जो है वो हैंडलर्स और इम्पोर्टेड हुकूमत मिल के कर रहे हैं, तो फिर परवेज़ लाई साहब जो कि इमरान खान साहब की हमायत से और उनकी तायद से पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वो फिर हैंडलर्स की इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया इमरान खान साहब ने। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हैंडलर्स और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो साजिश कर रही है, -1 होने वाला है, और दूसरी तरफ उनके अपने चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब उंगली उठा रहे हैं बार बार, और कभी उनको न्यूट्रल कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब कॉल देनी है, अगर देनी है उन्होंने कॉल, तो जब कॉल देंगे तो जिन लोगों ने उनकी कॉल पे सड़कों पे आना है, तो उनके ज़हनों में सवाल तो आएगा ना कि भाई अगर इमरान खान कह रहा है कि साजिश हो रही है, तो ये परवेज़ लाई किसकी तारीफ़ कर रहा है? बहुत शुक्रिया। आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़किया दे रहे थे। दिलचस्प सूरत हाल है जो इमरान खान साहब बयानिया बना रहे हैं, उस हवाले से प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कल एक तफसीली समाअत के बाद इमरान खान पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। उससे पहले इमरान खान को 2 दफ़ा जवाब जमा कराने का भी मौका दिया। फिर कल समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने इमरान खान के वकील को बार बार एहसास दिलाया कि इमरान खान का बयान क्रिमिनल तौहीन अदालत है, जो कि सिविल तौहीन अदालत और जुडिशल तौहीन अदालत से ज़्यादा संगीन होती है। माहिरीन कानून भी यही राय रखते थे और इसी वजह से इमरान खान को फौरी और गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मशवरा दे रहे थे। मगर इमरान खान क्रिमिनल तौहीन अदालत की संगीनी को नहीं समझ पाए और माफ़ी मांगने के कई मौके ज़ाया कर दिए। यही वजह थी कि कल अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। अब दिलचस्प बात यह है कि कल के अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ अपने दिफा में जस्टिस बाबर सत्तार ही के एक पुराने आर्टिकल का सहारा ले रही है जो उन्होंने जज बनने से पहले लिखा था। तहरीक इंसाफ इस आर्टिकल के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जस्टिस बाबर सत्तार की जज बनने से पहले तौहीन अदालत के कानून से मुताल्लिक कुछ और राय थी, यानी जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत के इतलाक के मुखालिफ थे और अब उनका कंडक्ट उनकी राय से मुताबिक नहीं रखता। मगर जिस आर्टिकल की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ
जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक ये तासुब कायम कर रही है। इसी आर्टिकल को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से पता चलता है कि जस्टिस बाबर सत्तार तो आज भी अपने उसी पुराने मौक़िफ़ पर कायम है और कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो बिल्कुल उनके उसी मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जस्टिस बाबर सत्तार का आर्टिकल शेयर करके अपना केस मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने आर्टिकल में तौहीन अदालत की जिस नोयत की मुखालफत में दलाइल दिए हैं वो नोयत इमरान खान पर लागू ही नहीं की गई, बल्कि तौहीन अदालत की जिस नोयत का दिफा किया है वही इमरान खान पर लागू की गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के मार्च 2018 के आर्टिकल के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब आला अदालतें तौहीन के इख्तियारात का एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि अदालतों को स्कैंडलाइज करने का जुर्म इस दौर में मौजूद होना भी चाहिए कि नहीं। इसके खिलाफ दलाइल देते हुए बाबर सत्तार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने ये कानून कॉमन लॉ से लिया है, लेकिन बरतानिया के लॉ कमीशन ने बड़े पैमाने पर मुशावरत के बाद 2012 में ये सिफारिश की थी कि अदालतों को स्कैंडलाइज करने का मामला एक जुर्म की हैसियत से या तौहीन की एक किस्म की हैसियत से ख़त्म होना चाहिए। जैसे बाबर सत्तार ने तौहीन की इस किस्म के खात्मे से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुल्कों में कानूनी बहस और सिफारिशात के हवाले भी दिए और लिखा कि क्या हमारी आला अदालतों को तौहीन अदालत के कानून की तशरीह और इसे नाफिज करने से मुताल्लिक नज़रसानी नहीं करनी चाहिए। जैसे बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करे और इसलिए दरख्वास्त गुजारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अदालतों के लिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला काफ़ी है और सिविल तौहीन अदालत एक ऐसे टूल के तौर पर मौजूद है जिसके ज़रिए फ़ैसलों का निफाज किया जाए और दरख्वास्त गुजारों के हुकूक को लागू किया जाए। लेकिन जुडिशल कंटेम्प्ट जिसका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नाम पर किया जा रहा है वो अदालती कंडक्ट और उसके फैसलों को तनकीद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बिल्कुल एक ऐसी कोशिश हो सकती है जैसे एक पत्ते से जिस्म को ढापा जाता है और इसका खात्मा ज़रूरी है। यानी बाबर सत्तार ने जुडिशल कंटेम्प्ट और उसके इस्तेमाल के खिलाफ दलाइल दिए और कहा कि अदालती फ़ैसलों और जजिस पर तनकीद हो सकती है, मगर साथ ही वाज़े किया कि अदालत इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इसमें दरख्वास्त गुजारों के हुकूक मुतासिर होते हैं। अभी आर्टिकल आपके सामने मौजूद है जिससे कहीं भी ये नहीं लग रहा है जस्टिस बाबर सत्तार अपने पिछले मौक़िफ़ से हटकर कोई नई बात कर रहे हैं। उन्होंने जज बनने से पहले अपने आर्टिकल में भी वाज़ेह अल्फाज में क्रिमिनल तौहीन अदालत की संगीनी का एहसास दिलाया था और कल भी वो इमरान खान के वकील से यही कहते रहे। जबकि जुडिशल तौहीन अदालत यानी जजिस या अदालत पर तनकीद से मुतालिक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने आर्टिकल में जो राय दी थी उस पर भी उन्होंने अपने कंडक्ट के ज़रिए अमल करके दिखाया है और किसी और के नहीं, तहरीक इंसाफ ही के एक केस में करके दिखाया है। अब से 3 दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और जस्टिस बाबर सत्तार उस पर समाअत कर रहे थे। फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान को तौहीन अदालत केस में सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं। फवाद चौधरी का यह बयान चीफ जस्टिस समेत तमाम अदलिया के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का यह मौक़िफ़ था, मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने चंद मिनटों में ही ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी और कहा कि सियासी बयानात से या फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। ऐसे बयानात पर कार्रवाइयाँ करेंगे तो कोई और काम ही नहीं रहेगा, सारा दिन यही करते रहेंगे। जैसे बाबर सत्तार के अलावा खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन अल्लाह मुख्तलिफ केसेस में कई बार कह चुके हैं कि अदालत को तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल की समाअत में भी उन्होंने ये बात बार बार दोहराई और बार बार इमरान खान को एहसास दिलाया कि आप हम पर तनकीद कर लें, मगर मातहत अदलिया को धमकियाँ नहीं दी जा सकती, ये हमारी रेड लाइन है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत के केसेस से मुतालिक मजबूरी तौर पर कंडक्ट रहा है, मगर क्योंकि इमरान खान का केस क्रिमिनल तौहीन अदालत का है इसलिए पहले दिन से अदालत इसकी संगीनी का उन्हें एहसास दिलाती रही है। अदालत ने पहली समाअत के अपने हुक्मनामे में भी ये वाज़ेह कर दिया था कि बादियुन नज़र में हमारी राय है कि इमरान खान ने यह बयान इंसाफ और ड्यू प्रोसेस की राह में रुकावट डालने और अदालतों पर अवाम का एतमाद ख़त्म करने के लिए दिया था। साथ ही ये बयान इस मकसद से भी दिया गया कि अवाम की नज़रों में अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को मजरू किया जाए। अदालत ने मज़ीद लिखा था कि हम समझते हैं कि तौहीन अदालत के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हमेशा गुरेज का मुजाहरा किया जाना चाहिए। इस इख्तियार को कभी भी किसी के इनफरादी जज्बात की खातिर या अदालती फ़ैसलों को जायज़ अवामी तनकीद से बचाने के लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मगर यहाँ पर इंसाफ की फराहमी में अवाम का एतमाद, इंसाफ तक रसाई का शहरियों का हक और एक बेखौफ निज़ाम इंसाफ से बगैर किसी समाजी मुआशी या सियासी वाबस्तगी के शहरियों को ड्यू प्रोसेस की फराहमी के हुकूक दाव पर लगे हुए हैं। ये तमाम अवामी अहमियत के मामलात हैं जो शहरियों के बुनियादी हुकूक से जुड़े हुए हैं। अदालत के इस हुक्मनामे से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इमरान खान का बयान क्रिमिनल तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और तौहीन अदालत की बाकी किस्मों से अलग है, जिनमें आम तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नरमी का मुजाहरा करती रही है। यहाँ तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 की रोशनी में तौहीन अदालत की तीनों इक़साम का जायज़ा लेते हैं। 2003 के ऑर्डिनेंस में सिविल तौहीन अदालत से मुतालिक लिखा है कि जब जानबूझकर किसी अदालत के ऑर्डर की तौहीन की जाए, चाहे वो हतमी ऑर्डर हो या उबूरी हो,
उसी तरह अपना आईनी दायरा कार इस्तेमाल करते हुए अदालत की जानिब से जारी किए गए किसी रिट ऑर्डर की तौहीन की जाए, अदालत में रिकॉर्ड कराए गए किसी बयान हल्फी की तौहीन की जाए या फिर अदालती तरीक़ाकार की तौहीन की जाए तो ये सिविल तौहीन अदालत कहलाएगा। इसी तरह अगर किसी अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए या किसी हाजिर सर्विस जज पर ज़ाती तनकीद की जाए तो ये अमल जुडिशल तौहीन अदालत कहलाएगा। जबकि ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल तौहीन अदालत से मुतालिक लिखा है कि कोई भी ऐसा अमल जो इस इरादे से किया गया हो या ऐसा तासुर रखता हो कि जिससे इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो जाए तो ये अमल क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़मरे में आएगा। अब इसी कानून की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के बयान को क्रिमिनल तौहीन अदालत करार दिया है और उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। मगर इमरान खान और उनके साथी इस केस की संगीनी को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और उल्टा इमरान खान के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखते हैं 22 सितंबर को या 22 सितंबर तक इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद या उससे पहले तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होती है। हमने इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी मगर वो नहीं आए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया है, बड़ी कन्विंसिंग अंदाज में हरा दिया है। पहले पाकिस्तान को 121 रन पर आउट किया, फिर चेज भी कर लिया। 3 ओवर्स बाकी थे। हमारे साथ सिक्कू भाई मौजूद हैं, एनजी भाई मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, ज़ाहिर श्रीलंका की अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। पहला मैच हारे बुरी तरीके से अफगानिस्तान से, बहुत कम टोटल पर आउट हुए, 10 ओवर बाकी थे, चेस कर लिया अफगानिस्तान ने। उसके बाद से बहुत अच्छा चेस करते आए हैं, बड़े टोटल्स भी चेस किए, आज छोटा टोटल भी चेस किया, पाकिस्तान को जल्दी आउट कर लिया। कोई परेशानी की बात है? क्योंकि ज़ाहिर इसका आउटकम से तो फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान ने फाइनल इन्हीं के साथ खेलना है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसा शुरू में उन्होंने स्टार्ट लिया था, हम उनको बिल्कुल काउंट ही नहीं कर रहे थे। हम समझ रहे थे कि ये टीम बहुत हल्की होगी, मगर बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कम बैक किया। हर एक को उन्होंने हराया, पाकिस्तान को आज हराया। पाकिस्तान आज बहुत ही ज़्यादा कैजुअल था, उनकी टीम बड़ी बैलेंस लग रही है। जिस तरह के हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बड़े रिदम के साथ खेलते हैं, कुछ जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से दूसरा प्लेयर उसका बैटिंग शुरू करता है। आज पाकिस्तान बहुत कैजुअल खेला है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कंप्लेसेंट वाली बात हो जाती है कि हर लड़का आ रहा था, अपने ऐसा शॉट खेला था जैसे किसी हांगकांग के खिलाफ वो मैच खेल रहे हैं। हमने 58 रन पे 8 विकेटें लूज़ की हैं 10 ओवर में। 10 ओवर में हम लोग 9.2 ओवर्स में वी वर 63 फॉर 2 एंड वी वर ऑल आउट फॉर 121, यानी कि 58 रन्स पे हमने 8 विकेटें लूज़ किए हैं विद इन 10 ओवर्स, जो कि बहुत ही कैजुअल स्टाइल था। हर कोई आ रहा था, शॉट मारा था बगैर कोई सोचे समझे, और किसी ने भी खड़े होकर खेलने की कोशिश नहीं की। बाबर भी खेले थोड़े से, फिर भी 30 रन उन्होंने किए, मगर पैची थे, वो इतने मज़ेदार नहीं थे। इसके अलावा किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की। मिडल ऑर्डर के लिए मैं बार बार आपके प्रोग्राम्स में मैं शिकायत कर रहा हूं कि हमारी बहुत ही वीक किस्म की बैटिंग ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर है। अब मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड कप की टीम 15 तक सुनाए अनाउंस करनी है हमने, क्या यही टीम हमारी, यही मिडल ऑर्डर हमारा जाएगा ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए वर्ल्ड कप? तो मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है इस बैटिंग ऑर्डर के साथ। इंजी भाई, आप बताइएगा, ज़ाहिर है मोहम्मद नवाज के अलावा कंप्लीट फेलियर है नीचे तक मिडिल ऑर्डर से लेके। आपको लगता है कि 2 खिलाड़ी नहीं थे, नसीम नहीं थे, शादाब नहीं थे, तो ठीक है परफॉर्मेंस? या आपके ख्याल में वाकई बड़ी मायूस को कारकर्दगी है आज की, जो कि इतवार के लिए थोड़े कंसर्न्स पैदा करती है? नहीं शाहजेब भाई, बिल्कुल कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जी ये थोड़ा सा मायूस कुन है। और ये जिसके आपने शादाब का और नसीम का नाम लिया, इन दोनों का, ये बॉलर्स हैं, हमारे बैट्समैन नहीं है। बैटिंग हमारी इन्हें पूरी स्ट्रेंथ से खेल रही थी, और कैजुअल भी लग सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने फाइनल इसी टीम के साथ खेलना है। अगर किसी दूसरी टीम के साथ खेलना होता ना तो चलो ठीक है कि जी, अब लेकिन इस चीज का, हार का प्रेशर पाकिस्तान पे जरूर होगा कि जी आप है ना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, और श्रीलंका का मोराल जरूर हाई होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी ये, जैसा सीकू भाई बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की सारी चीजों की, हम सुबह से कहते रहे थे कि इन्होंने 2 बॉलर्स चेंज किए। हमारी बॉलिंग सो फार इस टूर्नामेंट में बेहतरीन रही है, क्योंकि जी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बैटिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। जो बैट्समैन बाहर बैठे हैं, जिनको आपको हैदर अली को मौका देना चाहिए था, मैं सुबह भी कह रहा था कि हैदर अली को मौका देना चाहिए। जिस चीज में आप स्ट्रगल करते हैं वहां आप थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो और पाकिस्तान की अगर इसी तरह की बैटिंग रही तो हमें फाइनल में भी मुश्किल हो सकती है, और ये हमें ना ऑस्ट्रेलिया जाके भी इस बैटिंग ऑर्डर से ना स्ट्रगल करेंगे काफी, स्पेशली इस मिडिल ऑर्डर से। ये सिक्कू भाई क्या वजह होगी? क्योंकि आप दोनों की राय थी हैदर अली के हवाले से, जब हम पहले बात कर रहे थे कि इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, इनमें से किसी को आराम नहीं कराया, आसिफ अली को और जगह दी, 2 बॉलर्स को आराम करा दिया। आपके ख्याल में बेहतर होता कि आज हैदर अली को ट्राई कर लेते?
कोई इसमें हर्ज नहीं था अगर हैदर अली को हम ट्राई कर लेते। इंजी तो पिछले 2-3 दिन से कह रहा है कि देखें हमारा वीक पॉइंट इस वक्त मिडिल ऑर्डर चल रहा है, हमें एक लड़का अंदर डालकर देखने में कोई हर्ज नहीं था। हो सकता है बहुत अच्छी निक में होता तो हम उसको फाइनल के लिए रख लेते, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, मगर उन्होंने उसको बिल्कुल टच नहीं किया। ये भी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो टीम मैनेजमेंट है वो इस लिहाज से सोच रही है कि इन लड़कों को मैच खिला के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाए, इसलिए कि थ्रू आउट आप देखें कि किसी भी मिडिल ऑर्डर ने कहीं भी एक रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंट रन्स नहीं किए। कभी कोई एक हीरो बना है नवाज, कभी फिर कोई और हीरो बन गया है, तीसरे मैच में कोई और हीरो बन गया है, तो इसलिए कोई भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहा है सिवाय रिजवान के। बाबर तक स्ट्रगल कर रहा है, आज भी उसने 30 किए मगर वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि मैनेजमेंट के जहन में ये ख्याल हो कि इनको खिलाओ, इनको प्रैक्टिस कराओ, ताकि इनको आइडिया हो जाए कि श्रीलंकन की बॉलिंग कैसी है, उनके सामने कैसे खेलना है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, मगर मेरे ख्याल से उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए था एक लड़के को बाहर बिठाकर। अब देखें उस्मान कादिर के लिए कमेंटेटर्स बार बार कह रहे हैं कि उसको खिलाया नहीं, वो टीम के साथ ट्रैवल करता है, उसको खिलाते ही नहीं। इवेंचुअली जब उसको खिलाया तो वो फुल टॉसे कर रहा था शुरू के अंदर, तो इसी तरह उस बच्चे को जब लेकर गए हैं तो खिलाने में कोई हर्ज नहीं था। और अगर इंजी भाई आपको ज़ाहिर है श्रीलंका की टीम को तो कॉन्फिडेंस आया होगा, पहला ही मैच हारे अफगानिस्तान से, उसके बाद तो बैक टू बैक जीते हैं, सारे मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान को हराया है, इंडिया को हराया है, अफगानिस्तान को हराया है। आपके ख्याल में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, या ऐसी टीम है नहीं कि जिसे हम ना हरा सकें अगर हम सही तरीके से और सही माइंडसेट के साथ खेलें? नहीं, ऐसी टीम नहीं है ये। मेरे ख्याल में आप भी पाकिस्तान हार गया, लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जिस टाइम फाइनल में उतरेगी फेवरेट के हैसियत से उतरेगी, इससे ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडियन टीम ने जो क्रिकेट खेली है, जिस टाइम ये पहला मैच अपना हारे थे ये अपना अफगानिस्तान से, तो सारे एक्सपर्ट्स ने ना इनको बिल्कुल वो कर दिया था कि जी ये टीम है ना, मेरे ख्याल में सेकंड राउंड में भी नहीं आएंगे, लोग ये समझ रहे थे। लेकिन उसके बाद से जो इन्होंने क्रिकेट खेली है ना, और कोई आप बड़ा प्लेयर नहीं है इनके पास कि हम क्या कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, या उनके स्पिनर एक दो अच्छे हैं, जरूर उनको कंसीडर करते हैं, बैटिंग में कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन जिस रिदम से ये क्रिकेट खेलते हैं अपनी, और जिस प्लानिंग से ये अपनी बैटिंग करते हैं, कोई बड़ा स्कोर देखने में नहीं आया कि जी स्कोर कार्ड देखेंगे ना एशिया कप के, श्रीलंका का कोई बैट्समैन आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन सारों से ज्यादा चेज इन्होंने किए हैं, ये एज ए टीम खेलते हैं, एज ए यूनिट खेलते हैं, और कहीं भी जो अपनी पेस है ना ये ड्रॉप नहीं होने देते। इनकी सारों से बड़ी क्वालिटी ये कि नया बैट्समैन भी आता है वो वहीं से अपना रिदम है ना कंटिन्यू करता है, और ये अपने ना बिल्कुल छोटे छोटे से गोल बना के खेलते हैं, पार्टनरशिप्स के साथ खेलते हैं, जो बेहतरीन प्लानिंग है इनके पास, प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ खेलते हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया। इतवार को पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना होगा। एनालिस्ट की राय की बड़ी कैजुअल अप्रोच थी आज पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने स्कोर भी कम किया, फिर बाद में 3 ओवर बाकी थे और श्रीलंका ने हमको हरा भी दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते एक बहुत अहम मामला है जिसके गिर्द इमरान खान साहब सारा का सारा अपना केस बिल्ड कर रहे हैं। क्या वो वाकई बात दुरुस्त भी है या वो बात ही गलत है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद हुआ या नहीं? एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद होने के शवाहिद होने के बावजूद उन्हें दोबारा जिस्मानी रिमांड पर भेजा, या फिर ज़ेबा चौधरी के सामने ऐसे कोई शवाहिद थे ही नहीं? इन सवालों के जवाबात क्या हैं, ये जाने बगैर इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ जो बयान दिया, उस पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का संगीन केस बना हुआ है। क्या इमरान खान के इल्ज़ामात हक़ाइक़ पर मबनी थे, या फिर ये भी उनका एक बयानिया ही था जिसमें कोई हकीकत नहीं थी, और वो चाहते तो अपनी बात की करेक्शन कर सकते थे, दुरुस्ती कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं की बल्कि बार बार दोहराई? हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के खिलाफ 8 अगस्त को इस्लामाबाद में गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ और अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश के लिए 14 दिनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने 10 अगस्त को पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला सुना दिया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद जब 12 अगस्त को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया,
तो यहाँ शहबाज गिल ने पहली दफ़ा खुद ये इल्ज़ाम लगाया कि दौरान तफ्तीश उन पर तशद्दुद किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उनका मेडिकल नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी मर्जी से फर्जी मेडिकल बनाया गया है। यही वो समाअत थी जिसमें शहबाज गिल ने कमरा अदालत में अपनी कमीज़ उठाकर मुबैना तशद्दुद के निशानात भी दिखाए। 12 अगस्त को होने वाली इस समाअत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने इस्लामाबाद पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड देने का फैसला सुना दिया। इस समाअत के बाद इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। किस कानून के तहत और किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है? अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसे सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इंपोर्टेड गुलाम हुकूमत के लिए बिला खौफ आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। जबकि इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल के इल्ज़ामात की मुकम्मल तरदीद करती रही कि उन पर दौरान हिरासत कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। उसी दिन यानी 12 अगस्त को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रिमांड मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ एडिशनल सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिव्यू की दरख्वास्त दायर की, जिसको उसी दिन यानी 12 अगस्त को ही मुस्तरद कर दिया गया। फिर अगले दिन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और 2 दिनों के वक्फे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को दोबारा सुनने का हुक्म दिया। यानी पहले मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद की, फिर सेशन कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला दोबारा सेशन कोर्ट को भेजा। इस दौरान यानी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में रहे, जबकि जेल से बाहर पीटीआई की क़यादत की जानिब से जेल में उन पर तशद्दुद का बयान ज़ोर पकड़ता रहा। पीटीआई रहनुमा टीवी शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और सोशल मीडिया पर भरपूर बयानियां बनाते रहे कि शहबाज गिल की जान को खतरा है, उन पर तशद्दुद किया गया है और नून लीग की हुकूमत शहबाज गिल पर तशद्दुद के जरिए इंतकामी सियासत कर रही है। फिर 16 अगस्त यानी मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का यह मामला नजरसानी के लिए दोबारा सेशन कोर्ट के पास गया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का केस एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने सुना। एक तरफ जहां पीटीआई ये बयानियां बना रही थी कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, खुद चेयरमैन इमरान खान इस हवाले से सरगर्म थे, मगर जब 16 अगस्त को पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर से इस हवाले से सवाल पूछा गया कि जब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है और शहबाज गिल तो पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल में हैं, तो उनका मेडिकल क्यों नहीं करवा देते? तो इस पर हाशिम डोगर ने जवाब दिया कि शहबाज गिल ने खुद मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। खान साहब ने तशद्दुद की बात की दोबारा, तो आप उनको ओपनली मेडिकल क्यों नहीं करा देते कि दूध का दूध और पानी का? देखिए मेरी बात सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। जो अभी तक मेरे नोटिस में आया है, ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है, तो उस वक्त जाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए, उनके अब कोई निशान नहीं है, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नजरसानी का हुक्म दिया। उसी दिन जज ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा सुनी और उसी दिन पंजाब के वजीर दाखिला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाशिम डोगर ने अपनी ही पार्टी चेयरमैन की जानिब से शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इंकिशाफ भी कर दिया कि शहबाज गिल ने खुद तहरीरी तौर पर अपना मेडिकल करवाने से मना किया है। फिर अगले ही दिन 17 अगस्त को जज ज़ेबा चौधरी ने अपना तहरीरी फैसला सुनाते हुए शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया और साथ ही अपने फैसले में तफ्तीशी अफसर को शहबाज गिल का मेडिकल करवाने का भी हुक्म दिया। यानी खुद जज ज़ेबा चौधरी साहिबा ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल का मेडिकल कराया जाए, वरना पंजाब के वजीर दाखिला ने कहा था कि शहबाज गिल ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद ये खबरें सामने आई कि शहबाज गिल की तबीयत ख़राब हो गई है और फिर खबर आई कि इमरान खान ने सख्ती से हिदायत की है कि शहबाज गिल को किसी सूरत पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल से वफाकी हुकूमत के मातहत इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना किया जाए। इस हवाले से खबरें भी रिपोर्ट हुई कि उनकी जानिब से पुलिस को धमकी देने और उस पर अपने वज़रा की जानिब से असरअंदाज होने के लिए दबाव भी डाला गया है, लेकिन बिलाखिर 4 घंटों की ताख़ीर के बाद शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस उन्हें पिम्स हस्पताल ले गई, जहां उनका इब्तिदाई मेडिकल चेकअप किया गया। इस दौरान शहबाज गिल के वकला ने उनके जिस्मानी रिमांड के फैसले और जेल में उन पर तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि इस दौरान उन पर जिनसी तशद्दुद के भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन जब शहबाज गिल पिम्स अस्पताल में दाखिल थे तो इस दौरान 2 दफ़ा 2 मेडिकल बोर्ड्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया। पहला मेडिकल बोर्ड 4 रुकनी था, जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शहबाज गिल का मुआयना किया। शहबाज गिल को बचपन से अस्थमा है और ज़रूरत पड़ने पर वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत है और वो बाएं कंधे, गर्दन, जिस्म के पिछले हिस्से और सीने में बाएं तरफ दर्द महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड मुत्तफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा है कि मरीज़ को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और इन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और पुल्मोनोलॉजिस्ट का मुआयना दरकार है। शहबाज गिल को मज़ीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि इसके अगले ही दिन
पिम्स अस्पताल में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का दोबारा मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट के नतीजे में लिखा कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स और कार्डियोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की राय और रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मरीज स्टेबल है। उन्होंने मजीद लिखा कि शहबाज गिल दमे के मरीज हैं, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार नहीं है, जिसके बाद पुल्मोनोलॉजिस्ट ने मशवरा दिया कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। यानी इन रिपोर्ट्स में भी शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ था, मगर बार बार इमरान खान बयानियां बना रहे थे कि वाज़ेह था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन फिर भी जज ज़ेबा चौधरी ने उन्हें जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि हकीकत में ज़ेबा चौधरी के सामने तो कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश ही नहीं की गई थी। जबकि उनके इस फैसले के बाद आने वाली दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स में भी तशद्दुद साबित नहीं हुआ था। 2 दिन पिम्स अस्पताल में दाखिल रहने के बाद शहबाज गिल को अस्पताल इंतजामिया ने स्टेबल करार देते हुए उन्हें 19 अगस्त की सुबह 7:15 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जहां इस्लामाबाद पुलिस उनके जिस्मानी रिमांड में तौसी के लिए उन्हें सीधा सेशन कोर्ट लेकर चली गई। मगर शहबाज गिल को अदालत व्हील चेयर पर लाया गया और वो कमरा अदालत के बाहर और अंदर ऑक्सीजन मास्क का मुतालबा करते रहे और कहते रहे कि पुलिस ने मास्क ले लिया है, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इस समात के बाद अदालत ने पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए 22 अगस्त तक दोबारा पिम्स अस्पताल भेज दिया। इसी दौरान शहबाज गिल की अस्पताल की वीडियोज़ लीक हुई, जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे और पुलिस से बातें कर रहे थे। कभी पुलिस से खाने का कह रहे थे तो कभी डॉक्टर्स उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिला रहे थे। यानी ज़ेबा चौधरी ने 17 अगस्त को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का जो फैसला सुनाया था, उस पर 2 दिन गुजर जाने के बाद भी अमल नहीं हुआ था, बल्कि मजीद मोहलत मिल गई थी। यानी जज ज़ेबा चौधरी के 17 अगस्त के फैसले के मुताबिक तो शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने आईजी पुलिस और एडिशनल आईजी को धमकी दे दी और ज़ेबा चौधरी का बराह रास्त नाम लेकर कहा कि मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। और इमरान खान सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि अगले दिन उनके खिलाफ धमकी आमेज गुफ्तगू का दिफा भी किया, जिसके बाद 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। यानी उस वक्त तक किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। न सिर्फ ये, बल्कि जज ज़ेबा चौधरी के सामने ऐसी कोई रिपोर्ट ही पेश नहीं की गई थी जिससे यह निशानदेही होती कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। बल्कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके थे कि शहबाज गिल ने खुद लिखकर मेडिकल ना कराने का फैसला किया है। फिर भी इमरान खान अपनी तकरीरों और जलसों में ये मौक़िफ़ अपनाते रहे कि जज ज़ेबा चौधरी ने जानते बूझते हुए शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर भेजने का फैसला किया। और इमरान खान एक दफ़ा ये बात कहकर नहीं रुके, बल्कि वो ये बात अपने खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस के बाद भी अपनी तकारीर में दोहराते रहे। और आज वो कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर हैं और ना ये पता था कि ये एक ज़ेर समात मुकदमा है। मगर इमरान खान ने अपने खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे के बाद भी जज ज़ेबा चौधरी पर तनकीद की और तौहीन अदालत के मुकदमे को भी साजिश करार देते रहे। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मुझे जो अफसोस हुआ कि मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पे, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? और फिर कहते हैं जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। 3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया पुलिस ने, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मैंने ये कहा हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे, ये नहीं कि मैं डंडा पकड़ के मारूंगा। और तीसरी चीज मैंने कही कि ये शर्मनाक चीज है। तो क्या मैंने इसमें कोई गलत बात कही है? अब इन्होंने फैसला किया है कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दहशतगर्द बना दिया जाए, कंटेम्प्ट में किसी तरह शिकस्त दी जाए। मेरा चैलेंज है इन सबको, जो मर्जी करना चाहते हैं करें। मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास, अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से, उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। कौन फैसले कर रहा है? कौन सा फैसले कौन आप बताएंगे कौन देखो, शहबाज गिल की मुबैना तशद्दुद के हवाले से दायर दरख्वास्त के फैसले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि पुलिस हुक्काम अपनी तहवील में होते हुए मुलजिम पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की पुरजोर तरदीद करते रहे। अलबत्ता अडियाला जेल के पुलिस रिकॉर्ड में मुलजिम के जिस्म पर उनके हवाले यानी पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल के हवाले करने से पहले के जख्म और दीगर निशानात का जिक्र है।
प्रिजन कोड रूल नंबर 20 के तहत अगर कोई कैदी पुलिस की तहवील से जेल में दाखिल कराया जाए और उसके जिस्म पर जख्म हो तो ऐसे में उसका फौरी मेडिकल ऑफिसर से मुआयना कराया जाता है। रूल्स में यह भी बताया गया है कि अगर मुआयने में यह पता चले कि इन जख्मों का कैदी की पुलिस तहवील में आने से पहले की मेडिको लीगल रिपोर्ट में जिक्र ना हो तो इस सूरत में उसकी एक रिपोर्ट बनाकर उसे सेशन जज, प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज अफसर और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के हवाले किया जाए। ऐसे के मुताबिक मेडिकल अफसर ने मुलजिम के जिस्म पर चंद निशानात की निशानदही तो की, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि उस पर और कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही सेशन जज या सुप्रिंटेंडेंट पुलिस या एडवोकेट जनरल से इस बारे में कोई बात की गई। अब ये सब तो पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल पर सवाल उठाता है, मगर इमरान खान जब ज़ेबा चौधरी को धमकी देते रहे और फिर बार बार उसका दिफा करते रहे और अदालत की तरफ से बार बार मौके दिए जाने के बावजूद भी माफ़ी नहीं मांगी और अब उन पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। में शामिल है। IMF प्रोग्राम के बाद हुकूमत दावा तो कर रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, मगर साथ ही हुकूमत ने यह दावा भी किया था कि मुआशी गैर यकीनी ख़त्म होगी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा, डिफॉल्ट का खतरा टलने की वजह से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स पर यील्ड मजीद कम होगी, दोस्त ममालिक से मदद मिलेगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, खसारा काबू में आ जाएगा। मगर इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि सब उलट हो रहा है। और ऐसा लगता है कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल के पास इस सूरत हाल में कोई हिकमत अमली भी नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट का फ़र्क 12 रुपये से भी ऊपर चला गया था और सट्टेबाजी के आसार वाज़े नज़र आ रहे थे, मगर हुकूमत और स्टेट बैंक के पास सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है। और बिलाखिर इंटरबैंक में भी रुपया अब मुसलसल गिर रहा है। अब रुपया गिरकर आज 228 रुपये 18 पैसे पर आ गया है, यानी गुज़िश्ता 6 दिनों में रुपया 9 रुपये 58 पैसे गिर चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपये 50 पैसे का हो गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कभी सैलाबों पर जिम्मेदारी डालते हैं, कभी स्मगलिंग पर और कभी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर, मगर सवाल उठ रहा है कि इस वक्त सट्टेबाजी और स्मगलिंग को रोकने के लिए स्टेट बैंक और हुकूमत कुछ करने में नाकाम क्यों है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सट्टेबाजी और करेंसी मैनिपुलेशन फ्री मार्केट नहीं है। हमने आज प्रोग्राम में शिरकत के लिए गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल दोनों को दावत दी, मगर दोनों ने ही मातरत कर ली। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ये भी दावा करते हैं कि डॉलर दुनिया भर की करेंसीज़ के आगे महंगा हो रहा है, मगर 2 दिन से ऐसे भी नहीं हो रहा है, फिर भी रुपया मुसलसल गिर रहा है। और इस साल में सिर्फ श्रीलंका की करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा गिरी है और श्रीलंका ने तो डिफ़ॉल्ट किया है। इस साल में श्रीलंका की करेंसी 44% और पाकिस्तान की करेंसी 22.6% गिरी है और बांग्लादेश की करेंसी 9.6% और भारत की करेंसी सिर्फ 6.6% गिरी है। यानी पाकिस्तान की करेंसी की गिरावट और महंगाई दोनों ही खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है। सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने वाला श्रीलंका ही हमसे आगे है। अब इस सब का नुकसान अवाम को मजीद महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों का पूरा फ़ायदा डॉलर के मुकाबले में 9.5 रुपये गिरने की वजह से अवाम को नहीं मिल पाएगा। बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफा करना पड़ेगा। महंगाई पहले ही 27% से ऊपर जा चुकी है और आज सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक रवा हफ्ते ज़रूरी अशिया की महंगाई गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 42.7% रही है, जो गुज़िश्ता हफ्ते से तो कम है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर की दरामद खोलने के बायस इन अशिया की कीमतों में कमी आई है। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद हुकूमत का दावा था कि डिफ़ॉल्ट रिस्क कम होने की वजह से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की यील्ड में बेहतरी आई, मगर अब इसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स पर यील्ड 40% को भी तजावुज़ कर गई है। देखिए मिफ्ताह इस्माइल ने बार बार क्या दावे किए। 230 रुपए से ऊपर ओपन मार्केट में, 221 रुपए का इंटर बैंक में आज भी रुपया गिरा है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं उसमें 300% तक का इजाफा है। ओपन मार्केट में नजर आ रहा है कि अभी भी सट्टा ही हो रहा है ना, जो 10 रुपए का इतना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इनइफेक्टिव हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या बतौर वजीर खजाना आपको बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ करने की जरूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जो गवर्नर साहब से बात हुई है उसमें 2 बातें ये भी हुई हैं। ऑब्वियसली करेंसी पे हमने बहुत देर बात करी है, लेकिन हमने ये भी मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप ज़रा इसको बड़ा तेज़ी से ऑडिट कर लें और जो बैंकों ने अगर कोई गलती करी है तो उसके ऊपर बिल्कुल उनको फाइन्स करेंगे, बैंकों को उसको भी देखा जाएगा। इस किस्म की ये नहीं काम करने देंगे। और जो दूसरा मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म का अल्लाह की मेहरबानी से हमने कंट्रोल रखा हुआ है इंपोर्ट्स के ऊपर, जिस किस्म के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के नंबर्स आ रहे हैं और जो आज IMF का हुआ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि कल से इंशाअल्लाह ताला रुपया जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तहकम होगा। जो एक सर्टेनिटी आनी थी वो रिवर्स हो गया मामला, और रिवर्स इस तरह हो गया है कि इंटर बैंक में 220 से ऊपर है डॉलर और ओपन मार्केट में 230 रुपए का है डॉलर। 10 रुपए का फ़र्क तो ये हिस्टोरिक हाइज हैं। इससे रेमिटेंसेज में भी फ़र्क आ सकता है ऑफिशियल चैनल से जो आती है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर हम अनऑफिशियल से लाते हैं तो ओपन मार्केट में हमें ज़्यादा बेहतर रेट मिल सकता है। क्या वजह है कि आप वो जो कॉन्फिडेंस एक अचानक आया था वो वापस चला गया? हमने जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से इंपोर्ट को जिस तरह भी करा कम किया है। पाकिस्तान के अंदर इस महीने भी इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ताला अगस्त के अंदर बहुत अरसे बाद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस जो है वो हमारे इंपोर्ट के बराबर होंगी इंशाअल्लाह ताला। 100 मिलियन शायद एक्सपोर्ट और रेमिटेंस ज़्यादा हो जाएं इंपोर्ट से, या 100 मिलियन कम हो जाएं। तो हमने ये कर लिया है, वी विल लिव विद इन आवर मीन्स। और जब आपकी इंपोर्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट और रेमिटेंस उसके बराबर हो जाएगी तो आपके इनकमिंग डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे। मगर इस वक्त रुपया मुसलसल गिर रहा है, गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।